हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर्ड एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 करेंगे ज्योग्राफी का, क्लास 10th का। चैप्टर 1 हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। हमारा चैप्टर 1 था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझ लिया फर्स्ट चैप्टर, तो आपको सेकंड चैप्टर बहुत ही छोटू सा है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चैप्टर 1 को आप जरूर देखिएगा और उसको समझिएगा। हमने उसमें देखा था रिसोर्सेज, भाई हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, हमने कितना उनका डेवलपमेंट किया है और कितना हमें अभी और करना है, और हमें रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है उसको भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम ही सारे रिसोर्सेज यूज कर लें। तो हमने उस रिसोर्सेस में हमने देखा था एक कंटिन्यूस रिसोर्सेस, आपके पास वो चार्ट है चैप्टर 1 में, आप देखिएगा कंटिन्यूस रिसोर्सेस, और दूसरा था आपका नेचुरल रिसोर्सेस। तो चैप्टर 2 जो है आपका इसी के ऊपर ही बेस्ड है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। कंटिन्यूस रिसोर्सेस जैसे कि हमारे पास विंड है, एयर है, जैसे कि सनलाइट है, ये हमें कंटिन्यूस मिलते हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमें कंटिन्यूस मिल तो रहे हैं, लेकिन हमने इनको क्या कर दिया है, टेकन ग्रांटेड समझ लिया है। यानी हम जितना मर्जी आ रहा है उतना यूज करे जा रहे हैं। हमने इसको एज अ गिफ्ट मान लिया है कि ये नेचर का गिफ्ट है और हमें इसे बस यूज करना है। हम नेचर को कुछ देते नहीं है, बस नेचर से लेते रहते हैं। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है ये एक दूसरे पर डिपेंड है। आपने देखा होगा कि हमारी अर्थ पे, यानी अर्थ पे आप देखा होगा कि छोटे से छोटा बैक्टीरिया से लेकर के, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर के आपको ब्लू व्हेल तक के इतने बड़े एनिमल भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे सभी तरह के हैं। आपके पास एनिमल्स भी हैं, आपके एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो आपके पास फॉरेस्ट भी हैं, फॉरेस्ट की भी आपको बहुत सारी स्पीशीज हैं, साथ साथ में हम ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। तो हम क्या कहेंगे, इमेंस है हमारे पास, इमेंस बायोडाइवर्सिटी है, यानी बहुत वैरायटी है हमारे पास, फॉरेस्ट में भी, वाइल्ड एनिमल में भी। आपने देखा होगा कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है। यानी हमारे पास यहाँ लैंड भी है, फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, ओशंस भी हैं, सीज भी हैं, यानी सब कुछ है, प्लेटूज भी हैं, है ना, सब कुछ भर भर के है। यानी इंडिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है ना। तो फ्रेंड्स, हमने समझा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ट्रीज की स्पेशीज हैं, फॉरेस्ट की स्पेशीज हैं, हमारे पास एनिमल्स की हैं, और ये सब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी इंटरडिपेंडेंसी भी है। यानी हम एक इकोसिस्टम में चल रहे हैं। इकोसिस्टम में अगर देखें तो आपने पहले की लास्ट क्लासेस की बात कर रही हूँ, जैसे 6th 7th 8th में आपने एक चीज सुनी होगी, फूड चेन। फूड चेन में हमने देखा था ये क्यों जरूरी है। अच्छा, फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्यों डिपेंड है, वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं हम इनके ऊपर क्यों डिपेंड है, हमें क्यों जरूरत है वाइल्ड लाइफ की, हमें क्यों जरूरत है फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट के ऊपर तो हम टोटली डिपेंड हैं, क्योंकि फूड हमको वहीं से मिलता है, फ्यूल वुड वहीं से मिलती है, रबड़, मेडिसिन, मेडिसिन सबसे ज्यादा मेडिसिन मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। ठीक है भाई, फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं, इसलिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंड है। लेकिन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पे क्यों डिपेंड है और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम में चल रहा है। हमने जो फूड चेन देखा था कि एक सिंपल में एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कि अगर मान लो स्नेक है, बहुत सारे स्नेक हो जाएंगे तो हम नहीं रह सकते, और अगर स्नेक कम हुए तो बहुत सारे चूहे हो जाएंगे। यानी स्नेक का भी एक बैलेंस होना जरूरी है, और एक चूहों का भी, रोडेंट जो होते हैं उनका भी बैलेंस होना जरूरी है। यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है वो फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालती है, और फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। एनिमल्स अगर ज्यादा हो गए तो एनिमल्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देते हैं तो वो ओवर हो जाएगी, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट अगर कम होगा तो वो ऑब्जर्व ही नहीं होगा। और अगर फॉरेस्ट ज्यादा हो गए, यानी ऑक्सीजन ज्यादा हो गई और एनिमल कम हो गए, तो ऑक्सीजन ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी। तो ये एक पूरे हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इस बैलेंस में, इस इकोसिस्टम में हम सब जने रहते हैं, फॉरेस्ट भी रहते हैं, वाइल्ड लाइफ भी रहती है, और ह्यूमन बीइंग्स भी रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स
फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ऊंचे और घने जंगल होते हैं, जहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। बारिश अच्छी होगी तो सीधी सी बात है, हमें वाटर बहुत अच्छे से मिलेगा। वाटर हम पीते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड हो गए? फॉरेस्ट पे, पेड़ों पर डिपेंड हो गए। तो ये एक इकोसिस्टम है जिसमें हम सब जने बराबर तरीके से रहते हैं, और ये बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे चारों तरफ जो है वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स यानी जो हम सब जने रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि आपके वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे एनिमल्स हैं, और आपके फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ों की स्पेसीज हैं। हर एक प्लांट जो है अपने अपने अकॉर्डिंग ही ग्रो करता है। हम कोई भी प्लांट कभी भी किसी सीजन में या कभी भी नहीं लगा सकते। हर एक अपना प्लांट जो है, हर एक जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म मान लो, या बैक्टीरिया मान लो, या एनिमल मान लो, अपने एक इकोसिस्टम में ही सरवाइव करता है। तो हम सब जने मिलकर क्या है, एक अपने एरिया में, एक पर्टिकुलर अपने में एरिया में हम सरवाइव करते हैं इकोसिस्टम के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फूना की इन इंडिया में, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है इस मामले में कि हमारे यहाँ पे फ्लोरा और फूना भर भर के हैं। यानी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर कंट्री, अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग। richest country in term of its vast area of biological डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे आपको देखेंगे तो बहुत सारे एनिमल्स की स्पीशीज हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं, हमारे पास पेड़ों की बहुत सारी स्पीशीज हैं, शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, बुशेस हैं, ग्रास है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज में मिलती हैं। बट यही है ना, हमने इनका बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया है, बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया है। हमने पेड़ों को भी बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो हमने एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा यूज कर लिया। कभी हमने हंटिंग के लिए किया, कभी हमने उनका वैसे यूज किया, कभी हमने उनका मील की तरह यूज किया। हमने सबका बहुत ज्यादा ओवर यूज करा है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, आज ये सब स्पेसीज, चाहे फॉरेस्ट की हो चाहे वाइल्ड लाइफ की हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई हैं। और स्ट्रेस में आने की वजह से ये सब जो है ना, एक एनवायरनमेंट जो है ना, वो डिस्टर्ब सा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, ग्लेशियर्स इतने ज़्यादा पिघलते जा रहे हैं कि जो हमारे ग्लेशियर्स में जो हमारी स्पेशीज पाई जाती हैं एनिमल्स की, चाहे वो प्लांट्स की हो, वो भी जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई है कि अब सब कुछ मतलब खत्म सा होता जा रहा है। और अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, तो हमारा एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा खुद का भी सर्वाइविंग खत्म हो जाएगा। यानी हमारे लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का अब ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंडेंजर्स में आ गए हैं। हमने फ्लोरा और फूना का इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि आज ही स्ट्रेस में आ गए हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे कमरे में कोई अगर 5 दिन रहे, 6 दिन रहे, 10 दिन रहे, 1 महीना रहे, तो हम भी स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये फ्लोरा और फूना तो आएंगे ही ना। हमने इनका इतना ओवर ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया है, इनको इतना ज्यादा यूज कर लिया है, हमने इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि आज जो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 10% जो है आपका, 10% जो फ्लोरा है और 20% जो मैमल्स हैं, इतने ज्यादा थ्रेटेंड लिस्ट में आ गए हैं कि इनको कैटेगराइज किया गया है क्रिटिकल कंडीशन में। यानी आज ही आपको कुछ सालों तक ही दिखने वाले हैं, उसके बाद ये वैनिश हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये जो स्पेशीज थी कहाँ चली गई। इसमें से अगर मैं बात करूँ, आपको एग्जाम्पल बताऊँ, तो जैसे है एशियन चीता, पिंक हेडेड डक, जो कि आजकल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ये एक्सटेंट इस तरीके से हो गए हैं कि ना तो वो उस एरिया में मिल रहे हैं जहाँ पर वो पाए जाते हैं, ना तो किसी जिस स्टेट में थे, जिस कंट्री में थे, इवन पूरे वर्ल्ड में ये पिंक हेडेड जो है अब कहीं भी देखने को मिलती ही नहीं है। माउंट क्वेल फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, ये एक तरीके का फॉरेस्ट वाइल्ड आउलेट होता है, आउल होता है, जो कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। और प्लांट में बात करूं तो मधुका, एक वाइल्ड वेराइटी है महुआ की। महुआ पेड़ आपको अभी भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी ये जो स्पेशल वेराइटी है, जो इसकी स्पेशीज है मधुका, ये आजकल देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी स्पेशीज कहाँ गई?
कुछ तो गड़बड़ करी है, कुछ तो हमने इनके हैबिटेट में जाके कुछ हमने मामला गड़बड़ करा है, या हमने कुछ इनको डिस्ट्रॉय किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने कुछ तो किया है, कुछ तो एनवायरनमेंट में ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से आज हमको ये चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं, ये एनिमल्स हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। इवन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो एक हम जब छोटे थे तो वो छोटे से एक ग्रास हॉपर की तरह, हेलीकॉप्टर की तरह दिखाई देते थे, आजकल वो भी बहुत कम दिखने लगे हैं। तो हमको सिर्फ इन मेन स्पेशीज की तरफ ही ध्यान नहीं देना है, वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैनिशिंग फॉरेस्ट। ये वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या है, यानी हमने इतना ज्यादा यूज कर लिया कि ये फॉरेस्ट जो है वैनिश हो गए हैं इतना। अगर आप देखेंगे ना, द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि हमारे पास जो थे 79.42 हेक्टेयर जो था पूरा ऑल ओवर फॉरेस्ट था, जो कि हमारी जो बायोजियोग्राफिकल एरिया जो है उसका 24.6 है ना, जिसमें हमारे डेंस फॉरेस्ट भी आते हैं, जिसमें हमारे ओपन फॉरेस्ट भी आते हैं और जिसमें हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आते हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल वैनिश होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ की स्पेशीज की बात करें तो कुछ कैटेगराइज की गई हैं इनकी स्पेशीज, और वो कैटेगराइज किसने करी है, IUCN, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा WHO है ना, जैसे हमारा यूनेस्को है, ऐसे ये प्लांट और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, उनको सेव करने के लिए ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। इसकी फुल फॉर्म आप फ्रेंड्स जरूर लर्न कर लेना, ये बहुत एग्जाम में आता है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने क्लासिफाइड किया है स्पेशीज को, जैसे नॉर्मल स्पेशीज यानी वो होती हैं जो कि अभी दिख रही हैं और इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और आगे ये काफी सालों तक सरवाइव कर लेंगी, यानी 100-200 सालों तक हमको ये नॉर्मल जो है स्पेशीज जो है वो हमें दिखेंगी। एंडेंजर्ड स्पेशीज वो होती हैं जो डेंजर जोन में आ चुकी हैं, अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया, इनके हैबिटेट को हमने सेव नहीं किया तो ये आने वाले टाइम में हमको दिखना बंद हो जाएंगी। वल्नरेबल स्पेशीज भी सेम एंडेंजर्ड की होती हैं। वल्नरेबल जो होती हैं वो अभी तो दिख रही हैं, अभी जो है इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लेकिन आगे चल के अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये एंडेंजर्ड में आ जाएंगी, तो इनको हमें बहुत सेव करना बहुत जरूरी है। रेयर स्पीशीज वो होती हैं जो इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी ही रेयर है, हमने इनको नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन इनकी पहले से ही जो है पॉपुलेशन कम है, और अगर एनवायरनमेंट के थ्रू यानी जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके थ्रू या किसी और कारण से हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह से कोई रीजन से इनको नुकसान पहुंचाया है, तो जो ये रेयर हैं ये फिर और भी ज्यादा खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनकी ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है, तो वो आते हैं आपके रेयर स्पेशीज में। एंडेमिक स्पेशीज वो होती हैं जो पर्टिकुलर किसी प्लेस में होती हैं, यानी उनका सर्वाइविंग जो होता है, उनका जो हैबिटेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, वो कहीं किसी दूसरे एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पोलर बियर कहाँ रहता है, ठंडी जगहों पे, वो गर्म जगहों पे आपको नहीं मिल सकता और ना ही वो गर्म जगहों पर रह सकता है, क्योंकि उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है और वो उसी हैबिटेट में, उसी एनवायरनमेंट में रह सकता है। तो एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो अपने एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में अपने तरीके से रहती है, वो किसी दूसरे जगह पर सरवाइव नहीं कर सकती हैं। आपको आर्टिक फॉक्स भी, जो आर्टिक फॉक्स है वो भी बहुत रेयर देखने को मिलती है। हो सकता है ग्लोबली उन पे कुछ ही किसी तरह का इफेक्ट पड़ा हो, हैबिटेट पे पड़ा हो, प्रे पे पड़ा हो, क्योंकि अगर उनको भोजन ही नहीं मिलेगा, खाना ही नहीं मिलेगा तो वो रहेंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे। जो एशियन चीता था उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रही कि हमने उनका हैबिटेट ही छीन लिया, अभी जब फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे तो वो रहेंगे कहाँ, उनके रहने की जगह नहीं है। तो किसी न किसी तरह से, चाहे वो ग्लोबली हो चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग्स की तरफ से हो, कोई ना कोई इफेक्ट आया है, तभी आज ये स्पेशीज जो है इतनी कम होती जा रही हैं। और दूसरी होती है एक्सटिंक्ट स्पेशीज, ये हमें आजकल देखने को नहीं मिलती, ये खत्म हो गई हैं, क्योंकि इनका हमने घर भी छीन लिया, हमने इनका खाना भी छीन लिया, हमने इनके रहने की जगह ही नहीं छोड़ी, फॉरेस्ट सारे साफ कर दिए हैं, तो आज ये स्पेशीज हमें देखने को नहीं मिल रही हैं।
एशियन चीता जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अभी इस पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह भी आए हैं। आपने देखा ही होगा फ्रेंड्स, फास्टेस्ट लैंड मैमल है ये, यानी ये 112 किलोमीटर पर आवर की तरह से दौड़ता है। ये दुनिया का सबसे यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर है, कैट मेंबर है, कैट फैमिली का मेंबर है और बहुत ही यूनिक है ये। लोग इसको लियोपार्ड की तरह समझ लेते हैं, लेकिन लियोपार्ड में और एशनिक चीते में बहुत ज़्यादा फर्क है। इनकी नोज से लेकर और माउथ तक एक लेन होती है, जिसकी वजह से इनके बीच में डिफरेंस जो है दिखता है। लेकिन आज ये स्पीशीज हमको क्यों नहीं दिख रही है भाई? जो 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है तो उसके लिए कितना बड़ा जंगल चाहिए, तो जंगल तो हमने छोड़ा ही नहीं, तो वो रहेंगे कहाँ? उनकी रहने की जगह नहीं है और ऑब्वियसली उनका खाना क्या है? शिकार करना। और जब उनको शिकार ही नहीं मिलेगा और कोई वो छोटा मोटा शिकार तो करेगा नहीं, उसको अपने हिसाब से बड़ा शिकार चाहिए। जब उसको शिकार ही नहीं मिलेगा, जब उसको वो भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो रह नहीं सकता। तो उनके जो ना रहने के रीजंस हैं, कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स पे, क्योंकि हमने इनकी रहने की जगह नहीं छोड़ी, और कुछ हो सकता है कि एनवायरनमेंट की तरफ से भी रहे हों। इंडिया ने 1952 में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये चीते अब हमारी कंट्री में नहीं दिख रहे हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं। हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनके वैनिश होने का कुछ रीजन जो है, जो हमारे कॉलोनियल जो आए थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे हमारी इतनी सारी वैरायटी को देख के। बायोडाइवर्सिटी की जो इतनी बड़ी वैरायटी हमारे यहाँ अवेलेबल थी फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ में, उनको देखकर ये इतने ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे कि उन्होंने उन सबको लेने के लिए उनकी इतनी जो ग्रीडनेस हो गई थी कि उन सबको लेने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा पहले तो टिम्बर यूज किया। टिम्बर यूज करके उन्होंने रेलवे लाइन डाली और रेलवे लाइन डाल के वो ऐसे ऐसे कोनों तक पहुंचे जहां हमें भी नॉलेज नहीं थी कि हमारे पास इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। और उन्होंने क्या किया, कुछ अपने कमर्शियल प्रॉफिट के लिए, कुछ अपनी ग्रीडनेस को पूरा करने के लिए, जो हमारी खुद की स्पेशीज थी वहां पर अपनी खुद की स्पेशीज ला करके, ट्रीज की और प्लांट्स की ला करके लगाई, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब हो गया। वो कहते हैं ना इकोसिस्टम, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हर ने क्या किया, उन्होंने अपनी स्पेशीज लाकर अपनी ग्रीडनेस को पूरा करने के लिए हमारी स्पेशीज जो है ट्रीज की बिल्कुल खत्म कर दी, जिसकी वजह से वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया था वो खराब हो गया, है ना। जब हमारा इंडिया फ्री हुआ तो हमने देखा कि फॉरेस्ट तो चले गए, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद हमारे देश में क्या थी, भुखमरी थी। हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि हमारे जो फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं, जब हमें पता चला कि हमारे पास इतनी नेचुरल रिसोर्सेज है और हमें नॉलेज नहीं है, और इतना ज़्यादा जो है ये कॉलोनियल हमारे नेचुरल रिसोर्स को वैनिश करके चले गए। जब इंडिया फ्री हुआ तो हमारे पास भुखमरी तो ऑलरेडी थी, है ना, तो वो प्रॉब्लम भी हमको सॉल्व करनी थी। और उस समय डेवलपमेंट के लिए भी लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट चल रहे थे। भाई हमने एग्रीकल्चर को बढ़ाया क्योंकि हमको भूख की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, क्योंकि देश को जब इस प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं करेंगे तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और ये बात सही भी है। तो इसकी वजह से भी हमको काफ़ी जो है फॉरेस्ट जो है हटाने पड़े और हमें अपनी फार्मिंग को थोड़ा ग्रो करना पड़ा। लेकिन उस समय जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे आपका नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, इस नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के कारण बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गया और 40,000 जो है फॉरेस्ट हमारे इन्यूटेड हो गए, मतलब पूरे जल में, पूरे पानी में डूब गए। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से जो है हमारे फॉरेस्ट खत्म होते गए, हमारी वाइल्ड लाइफ खत्म होती गई। और इसका एक मेजर फैक्टर ये भी है कि हमने माइनिंग भी बहुत करी। डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत ज़्यादा इतना फॉरेस्ट पर और वाइल्ड लाइफ पर स्ट्रेस डाला है कि हमने मॉडर्निटी को तो बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि हम मॉडर्निटी के आगे तक बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट है उन पे कितना नुकसान हुआ है ये अभी हमको अब समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे फॉरेस्ट जो है खत्म होते जा रहे हैं। अब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आ गए हैं कि अगर हमने इनको संभाला नहीं तो आने वाले टाइम में हमारी सर्वाइविंग भी खत्म होने वाली है। तो माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे डिफॉरेस्टेशन का। माइनिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये पेड़ हैं और इनके नीचे
कुछ मिनरल, कुछ है चीज। अब इसके नीचे ये गड्ढा खोद दिया और हमने खूब माइनिंग कर ली, खूब माइनिंग कर ली। माइनिंग करते समय एक इन पेड़ों के ऊपर लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से ये पेड़ ग्रो भी नहीं करते हैं और साथ साथ में जो लैंड है वो भी खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ और ये पूरे पेड़ डाउन हो जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं। वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे जो है वो पूरा हमने माइनिंग कर ली, खत्म कर दिया। जो भी मिनरल्स थे हमने ले लिए और वो पेड़ जो है वो भी खराब हो जाते हैं, उनके ऊपर इतनी लेयर जम जाती है कि वो ग्रो ही नहीं कर पाते। और साथ में जो माइग्रेशन वाले जो एनिमल बोल लो या बर्ड्स भी बोल लो, माइग्रेशन वाले बर्ड्स भी होते हैं जो आते जाते रहते हैं, उनका भी जो रूट है वो खत्म हो जाता है, वो भी नहीं आ पाते हैं, जा पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगी बक्सर टाइगर का, बक्सर एलिफेंट का, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उनके खत्म होने का सबसे कारण, बड़ा रीजन यही था कि जो जो ये रूट था, ये रूट खत्म होने, माइनिंग की वजह से भाई रूट बंद हो जाएगा ना, जानवर कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी माइनिंग जो है वाइल्ड लाइफ को खत्म करने में और फॉरेस्ट को खत्म करने में। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो फॉरेस्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि भाई डिग्रेडेशन के पीछे जो है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स आर रिगार्डिंग एंड ग्रेडिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। जो ये जो वुड कलेक्शन जो हम करते हैं फ्यूल के लिए, ये सबसे बड़ा जो कारण है डिग्रेडिंग का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो उनका उनका पूरा सर्वाइविंग जो है फॉरेस्ट के ऊपर होता है। और आपको पता है जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं ना, वो फॉरेस्ट को अपना भगवान मानते हैं। मतलब उनकी जो देवी देवता जो पूजा होता है वो सब फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। उनको पता है कि हमारी जो लाइफ चल रही है वो पूरी फॉरेस्ट से ही चल रही है, तो वो लोग इसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? वो लोग नहीं पहुंचा सकते इसको नुकसान। तो ये जो फ्यूल के लिए जो वुड कलेक्शन होता है वो ऊपर ऊपर से होता है, वो पूरे पेड़ को नहीं खत्म कर देते हैं कि भाई ये पेड़ ही खत्म हो गया, पूरा काट लिया, ऐसा नहीं होता है। पेड़ों को ऊपर ऊपर से जो उनकी टहनियां होती है छोटी छोटी, वो काटी जाती हैं, वो वुड के लिए कलेक्ट करते हैं। वो फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते हैं, फिर उस पेड़ को ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं कि भाई अब ये ग्रो होगा, फिर वो दूसरे पेड़ को यूज करते हैं। और उनसे ज्यादा फॉरेस्ट के बारे में कोई अच्छे से जानता भी नहीं है कि वो जितनी अच्छे से केयर कर सकते हैं ना, उतनी गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, हम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मिथ है कि भाई ये ना फ्यूल वुड कलेक्शन भी है जो कि फॉरेस्ट को खत्म करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं। भी वैल्यूबल फॉरेस्ट है ना, उनकी चीज़ें जैसे मिनरल हो गई और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि, और वो किस लिए किया है, हमको मॉडर्निटी चाहिए, हमको अर्बन इकोनॉमी चाहिए, हमारे को हमारी जीडीपी बढ़ानी है, ग्रो करना है, हमको कंट्री को 1 नंबर पे लेके आना है। इन सब की ग्रीननेस की वजह से हमने फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और वाइल्ड लाइफ को भी, उसकी स्किन को यूज़ किया। हाथी की जो दांत होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं, तो हाथी के दांतों को यूज़ करने के लिए हमने जो है उनकी नंबर ऑफ उनको ख़त्म कर दे गए, उनकी स्किन यूज़ करी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं जानवरों की। और वो हमने किस लिए किया? हमारा डेवलपमेंट करने के लिए, अर्बन इकोनॉमी की करने के लिए हमने ये सब यूज़ किया है। फ्रेंड, हमने फॉरेस्ट का यूज जो है उनके प्रोडक्ट्स जैसे रबड़ हो गया, जैसे मिनरल हो गए, और जैसे उनकी मेडिसिन के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो है फूड के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया है। और क्यों यूज़ किया? अपनी अर्बन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपनी अर्बन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, रैपिडली एक्सपैंड इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज जो है इतनी ज़्यादा लगा दी, माइनिंग इतनी ज़्यादा कर ली है, इतना ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया है कि अब ये डिग्रेडेशन हो गए, अब ये खत्म हो गए हैं, है ना। और जीडीपी बढ़ाने के लिए कि देश को नंबर 1 पे लेके आना है, हमारी जीडीपी बढ़ानी है, हमको आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है, मॉडर्निटी लेके आनी है। भाई मॉडर्निटी तो लेके आनी है, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम फॉरेस्ट को तो नुकसान ना हो। और गांधी जी ने हमें एक बात कही थी, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको ये बताया था कि गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी खुद की नीड पूरा करने के लिए देखा जाए तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं, बट अगर हम अपनी ग्रीडनेस को पूरा करने के लिए, यानी अगर हम किसी भी एक लालच के कारण कि हम इसको पूरा कर लें और फिर हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है।
है ना, बहुत कम है। ग्रीडनेस कभी भी पूरी नहीं होती है। तो हमें अपने नीड्स को पूरा करने के लिए इनको यूज करना चाहिए, लेकिन हमने क्या करा, अर्बन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमने इनको दिन पे दिन इतना ज्यादा यूज किया कि आज ये बिल्कुल खत्म होने की कंडीशन पे आ गए हैं। ये हमें सोचना जरूर पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन को है नेचुरल रिसोर्सेज का मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। आज हम इतनी ज्यादा फार्मिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर एक चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। गांधी जी इस चीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करते थे कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन सही नहीं है, हमें उतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए जितना हमें नीड है, जितनी हमें जरूरत है। लेकिन आज हर चीज का इतना ज्यादा प्रोडक्शन है, फार्मिंग इतनी ज्यादा है कि वो यूज तो जितनी हो रही है लेकिन बाकी सारी वेस्ट हो रही है। तो आने वाली के जनरेशन जो होगी उनको वो चीजें मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज छोड़ के जाना है। हिमालय व्यू, ये एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत ही प्रीशियस है, ये बहुत ही स्पेशियस जो है पेड़ है, और ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें टेक्सोल नाम का जो है केमिकल मिलता है। ये टेक्सोल केमिकल जो है ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो एक बहुत बड़ी डिजीज है कैंसर, उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में काम आता है। भाई जब हमें पता चला कि इस पेड़ में, हिमालय युग में टेक्सोल नाम का केमिकल है, तो 1 डिकेड, ओनली 1 डिकेड में हमने उसका इतना ज्यादा यूज कर लिया कि भाई ये ड्राई अप ही होने लगे, अब तो खत्म ही हो गए। अब क्या है, अरुणाचल प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में ये स्पेशीज देखने को ही नहीं है, बहुत कम हो गई है। 10 सालों में हमने इतना ज्यादा इसका यूज कर लिया, इतना ज्यादा यूज कर लिया कि ये स्पेशीज खत्म होने की कगार पे आ गई। तो क्या कर रहे हैं हम, अपनी नीड को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर। बहुत ज्यादा हमने एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाया, पॉल्यूशन किया, पॉइजनिंग करी, फॉरेस्ट फायर, ये सारे फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हुआ है। हमने उनकी बहुत ज्यादा हंटिंग करी, हमने उनकी स्किन को यूज किया, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब पूरे एनवायरनमेंट में हमने इतनी ज्यादा पंगेबाजी करी, इतनी गड़बड़ करी है सारी चीजें में कि जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। एक्सेस यूज कर लिया हमने, एक्सेस। अगर हम पहले से सही तरीके से इन चीजों को यूज करते तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे, बहुत ज्यादा थे, भर भर के थे। जितना आज अगर हमको अवेयर होने की जरूरत है, इतना हम अगर कुछ साल पहले अवेयर हो जाते तो आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती। आज आप देखो कि ये सारी अवेयरनेस हमको एजुकेशन में भी डालनी पड़ रही है, लेकिन क्या पढ़ने के बाद भी उतना ज्यादा इफेक्ट आ रहा है कि हम नेचुरल रिसोर्स को सेव करें? नहीं आता है। ये अगर स्टेप जो है पहले ही डाला जाता और पहले ही अगर ये अवेयरनेस बढ़ाई जाती तो आज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज काफी हद तक सेव हो चुके होते। हैव और हैव नॉट्स की कैटेगरी भी हमने बहुत ज्यादा डिवाइड कर रखी है। किसी के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, और किसी के पास इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि हम कितने यूज कर रहे हैं। अगर एग्जांपल दें, आपकी बुक में भी है कि एक अमेरिका का एक व्यक्ति जो है वो 25% जो है रिसोर्सेज को यूज करता है, बजाय एक पुअर व्यक्ति जो होता है, एक इंडिया का अगर एक व्यक्ति की बात करूं तो वो सिर्फ 4% यूज करता है, और वो उसका 25% जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है। यानी कितनी ज्यादा इम्बैलेंस है चीजें, कितनी ज्यादा, किसी के पास है ही नहीं और किसी के पास कितनी ज्यादा चीजों को यूज करने के लिए कि वो उनको वेस्ट कर रहा है। ये इनइक्वालिटी है ना, जैसे जो डेवलप्ड जो कंट्रियां हैं उन्होंने क्या कर रखा है, नेचुरल रिसोर्सेज को बटोर के इकट्ठा करके रखा हुआ है ना, एक मोनोपोली की तरह। और जो जो जिनके पास नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास कुछ भी नहीं है, कहीं तो कुछ भी नहीं है और कहीं पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भर के पड़े हुए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से जाने से जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी पे ज्यादा पड़ा है। ट्राइबल कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि उनका जो पूरा
लाइफ जो लिविंग है वो पूरा फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड है, वो सब चीजें वहीं से ही यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो फॉरेस्ट को एज अ स्पिरिचुअली भी उनको वर्शिप की तरह भी पूजा करते हैं कि यही उनके भगवान है, यही सब कुछ है। और जब ये फॉरेस्ट खत्म होते हैं तो वो ट्राइबल कम्युनिटी तो परेशान होती है, लेकिन उसपे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो वुमेन्स के ऊपर आता है। वुमेन्स के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि सारी घर की जिम्मेदारी जो होती है, घर के कामों की जो जिम्मेदारी होती है वो सब उनके ऊपर होता है। इवन आप राजस्थान में देखेंगे कि जहाँ डेजर्ट एरिया है, जैसे डेजर्ट एरिया में आप वहां देखेंगे कि मतलब पानी की इतनी ज्यादा कमी है कि एक एक मटका पानी लेके आने के लिए भी उनको 10-10 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। यानी अगर उनको फ्यूल वुड कलेक्ट करनी है तो उसके लिए भी उनको 10-10 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। और वो इतना ही पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, और इस वजह से उनकी हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और ये जेंडर वाइज भी हो रहा है, यानी वुमेन्स जाती है तो आप उनके साथ देखेंगे उनके बच्चे भी हैं, वो भी जा रहे हैं, वो भी पानी कलेक्ट लेके आ रहे हैं, वो पानी का एक एक गिलास गिन गिन कर पीते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप जाके अर्बन एरिया में देखेंगे तो आप वहां देखेंगे कि वहां पानी की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि उनको मीलों दूर जाकर के पानी लेके आना पड़ता है। तो जब फॉरेस्ट चले जाते हैं तो उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वुमेन पर भी आता है। वुमेन सोसाइटी पर ज्यादा होता है, क्योंकि उनको ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उनको बहुत काम भी उनको बहुत सारे बढ़ जाते हैं। फ्यूल फूड कलेक्ट करने के लिए, वाटर कलेक्ट करने के लिए, ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं उनके पर बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज आ जाती हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। और वाइल्ड लाइफ जो है और फॉरेस्ट जो है कंजर्वेशन करने के लिए इंडिया में अब क्या किया जा रहा है कि ताकि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भी बचाई जाए और फॉरेस्ट को भी बचाया जाए। वाइल्ड लाइफ को और फ्लोरा को एंड फूना को सेव करने के लिए भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जिसमें 1972 का जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत खत्म होती जा रही थी। तो 1972 का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया ताकि जो है हमारे जो टाइगरों को सेव किया जाए। And the central government also on ground including the tiger several truth project of protecting specific animal which are gravely threatened, including the tiger and one rhinocore. Rhinocore भी एक ऐसा एनिमल है जो कि वन राइनोकोर है, यानी एक सींग वाला जो राइनोकोर है वो भी, ये भी स्पेशीज बहुत कम हो गई हैं। कश्मीर स्नेक, 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, यानी 3 तरह का क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और एक है आपका घड़ियाल। घड़ियाल की जो स्पेशीज है वो भी बहुत कम होती जा रही है। एशियाटिक लॉयन जो है, अदर मोस्ट रिसेंटली है इंडियन एलिफेंट, जो इंडियन ग्रेट एलिफेंट है वो, ब्लैक बग यानी चिंकारा, और इंडियन ग्रेट बस्टर्ड एंड स्नो लियोपार्ड। ये जितनी भी स्पेशीज हैं इन सबको बचाने के लिए जो है अब बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं ताकि इनको बचाया जाए और इनकी हंटिंग जो हो रही है लगातार और इनकी जो ट्रेडिंग होती है उस पर रोक लगाई जाए। जाने से जो लॉयन, जो टाइगर्स के जो हैबिटेट हैं जो श्रिंक हुए हैं, जो उनके ऊपर थ्रेटेंड हुआ है, और जो उनकी प्रे की जो प्रॉब्लम रही है, क्योंकि भी प्रे नहीं मिलेगा तो वो नहीं रह सकते हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1973 में कैंपेन चलाया गया वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और उसको मतलब मेजरली स्प्रेड कर दिया गया, और ये सब जगह बताया गया कि भाई अब इन पॉपुलेशंस को हमें बचाना पड़ेगा, इन स्पीशीज को हमें बचाना पड़ेगा, इनके जो हैबिटेट श्रिंक हो गए हैं इनको वापस से ग्रो करना पड़ेगा, है ना। क्यों श्रिंक हुए हैं? क्योंकि हमारी ह्यूमन बीइंग्स की जो है पॉपुलेशन ग्रो हो गई है, इस वजह से उनके हैबिटेट हमने श्रिंक कर दिए हैं। और जो द ट्रेड ऑफ द टाइगर स्किन, और जो टाइगर की स्किन, पुराने एशियन टाइम में आपने देखा ना, वो टाइगरों की स्किन को दीवारों पर लगा दिया जाता था शो के लिए कि हाँ भाई हमने इतना बड़ा हंट किया है, इतना बड़ा हमने जानवर मारा है, वो सब जो है चीजों को रोक लगाई जाए। उनकी बोन्स को बहुत सारा यूज किया जाए मेडिसिन के लिए, है ना। एशियन कंट्रीज में जो है दिन पे दिन जो है हमारी टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो खत्म होती जा रही थी। तो ये 1973 में ये प्रोजेक्ट बनाया गया और बिल्कुल स्ट्रिक्टली बनाया गया कि अब हमें इनकी ट्रेडिंग और जो इनकी हंटिंग है उनको सेव की जाए, बिल्कुल भी ना की जाए।
फॉरेस्ट को बचाने के लिए इनको तीन तरह के कैटेगराइज कर दिया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट बचाने के लिए वहाँ का जो जो चीजें हैं, भाई फॉरेस्ट किस तरह से बच सकते हैं, किन चीजों की जरूरत है, ये सब चीजें गवर्नमेंट को पता नहीं होता। गवर्नमेंट बहुत तरीके से उनका ध्यान रख सकती है, लेकिन वहाँ के जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो लोकल पब्लिक जो है, वो ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको तीन तरीके से डिवाइड कर दिया है। एक तो रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, भाई जितना भी हमारे पास फॉरेस्ट एरिया उसका 50% रिजर्व कर दिया कि भाई ये तो रिजर्व है, इसको हमें टच नहीं करना है, इसका हमें कुछ भी चीज यूज नहीं करनी है, इवन हमको टिम्बर भी यूज नहीं करना है और किसी भी तरह का और कोई भी प्रोडक्ट जो है हमको फॉरेस्ट का यूज नहीं करना है। उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी 50% एरिया जो है वो रिजर्व हो गया। फिर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो है कि भाई हम इसका टिम्बर तो यूज नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, लेकिन इसकी जो अदर छोटी छोटी चीजें हैं वो इनकी हम यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ की जो लोकल लोग हैं वो फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं कि भाई यहाँ के पेड़ों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे सेव किया जा सकता है। गवर्नमेंट नहीं की सकती और गवर्नमेंट इतने लार्ज लेवल पर भी ध्यान नहीं रख सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ ऐसे एरियो को जिसमें कुछ पार्ट खुद का भी रखा, भाई हम भी ध्यान रखेंगे, और बाकी जो वहाँ के लोकल लोगों को है उनको भी कंबाइन कर लिया, अपने साथ ले लिया और उनको बोल दिया गया कि भाई इस एरिया का ध्यान तुम रख लो, इसकी इमेज में आपकी जो नीड की चीजें हैं थोड़ी थोड़ी आपको यूज कर सकते हो। और इस तरह से तीन चीजों में, इन तीन मेन भागों में इनको डिवाइड कर दिया है। मध्य प्रदेश के ऐसे काफी एरिया हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट में हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है और अनक्लास फॉरेस्ट में है। उसके बाद आपने देखा था कि ट्राइबल कम्युनिटीज भी आगे आई थी अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जिसमें बहुत सारे कैंपेन भी हुए थे, जिसमें जो है आपका चिपको मूवमेंट बहुत ही हिमालयस का, उत्तराखंड का जो हिमालयस में हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। चिपको मूवमेंट में उन्होंने बोल दिया था कि भाई ये पेड़ नहीं कटेंगे, है ना, क्योंकि पेड़ से ही सब कुछ है, इन पेड़ों से ही हमारा जीवन है, इन पेड़ों को हम काटने नहीं देंगे। और ये मूवमेंट इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ था कि वहाँ की कम्युनिटी ने, जो वहाँ के जो ट्रेडर थे, उनसे उन्होंने अपने फॉरेस्ट को बचा लिया था। और फिर आया था बीज बचाओ आंदोलन, वो भी बहुत ज्यादा चला था टेहरी में और नवध्यान में। और उसके बाद था विश्नोई विलेज में राजस्थान में, जो कि ब्लैक बर्ड, हर्ट, चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक, इन सबको क्या है अपनी वर्शिप की तरह उनको पूछते हैं। और उन्होंने कहा था कि इनकी हम पॉपुलेशन को कम नहीं होने देंगे, इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो वो भी उन्होंने उनकी काफी सेव किया था विश्नोई विलेज के लोगों ने। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि पूरे चैप्टर में कि हमने कितना ज्यादा फॉरेस्ट को यूज किया है, कितना ज्यादा हमने वाइल्ड लाइफ को यूज किया है, और उस ओवर यूज की वजह से हमारी कितनी सारी स्पीशीज जो है एक्सटेंड हो गई, चाहे वो एनिमल्स की देख लो, चाहे आप फॉरेस्ट की देख लो। मधुका का जो महुआ का जो मधुका स्पीशीज है वो एक्सटेंड हो गया है। और हिमालय योग का पेड़ भी हमने इतना ज्यादा यूज कर लिया कि वो भी अब ड्राई अप होने लगे हैं। तो आज हमको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करने की बहुत जरूरी है। और चिपको मूवमेंट हो गया, बीज बचाओ आंदोलन हो गया, और ये जो बिश्नोई विलेज के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ के जो एनिमल्स हैं, नीलगाय, ब्लैक चिंकारा, पिकॉक, इन सबको कैसे सेव किया, इसी तरह से आज हमको भी सेव करने की बहुत जरूरत है, इन सबको बचाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारी भी सर्वाइव इनके ऊपर ही चलती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।